ध्रुव सर, हमने सब अरेंज कर लिया है। मालिनी का फोन कटने के बाद ध्रुव ने कई बार मालिनी को फोन लगाया, पर उसे स्विच ऑफ मैसेज मिला, जिससे ये तो तय था कि मालिनी का फोन तोड़ दिया गया है। अभी ध्रुव कुछ सोच पाता कि निहाल कैंटीन से बाहर अपनी मर्सिडीज में बैग लेकर आ चुका था। आते ही उसने ध्रुव को ग्रीट किया, पर ध्रुव के चेहरे को देखते ही पूछा, ध्रुव सर, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? ध्रुव ने निहाल से कहा, अभी लोहिया को छोड़ो, वो एक मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं है। एक मच्छर जो मरता तो केवल एक झटके में है, पर उससे पहले कान के पास काफी शोर मचा जाता है। ध्रुव अपने प्लान को लेकर एकदम क्लियर था। लोहिया को बर्बाद करना कोई बड़ा काम नहीं था, भले ही लोहिया को लगता हो कि वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, पर ध्रुव के लिए वो लोग एक मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसे इस समय सबसे पहले मालिनी को ढूंढना था, नहीं तो वो अपने किसी काम में फोकस नहीं कर पाएगा। तो ध्रुव सर, अभी आप क्या करने जा रहे हैं? मेरा मतलब, अभी मेरे लिए क्या ऑर्डर है? निहाल के पूछने पर ध्रुव ने कहा, क्या तुम किसी के नंबर से उसकी लोकेशन पता कर सकते हो? मेरा मतलब, उसने आखिरी बार बात कहाँ से की थी, ये पता करना है। और इसमें तुम्हें कितना टाइम लगेगा? ध्रुव के पूछने पर निहाल ने बहुत ही पोलाइटली कहा, ध्रुव सर, अगर कोई फॉरेन लीडर है तो 1 दिन लग सकता है। ध्रुव ने निहाल को हाथ के इशारे से रोकते हुए पूछा, इस नंबर के बारे में क्या ख्याल है? निहाल ने नंबर देखकर कहा, ये तो लोकल नंबर है, अभी पता कर देता हूँ। तुरंत ही निहाल ने यूनिवर्सिटी के पास एक जगह का पता लगा लिया, जहाँ से उस नंबर पर अंतिम बार बात की गई थी। यूनिवर्सिटी के पास लाइन से कई रेस्टोरेंट थे। मालिनी ने अंतिम बार वहाँ से ही बात की थी। मालिनी वहाँ क्या करने गई होगी? ध्रुव का सोचना जायज था, क्योंकि ये जगह प्रोस्टिट्यूशन के लिए फेमस थी। यहाँ कई सारे रेस्टोरेंट लाइन से थे और शाम के समय यहाँ प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी हो जाती थी। ये जगह काफी बदनामी भरी थी और ध्रुव की समझ में नहीं आ रहा था कि मालिनी वहाँ पर क्या करने गई थी। ध्रुव ने निहाल से तुरंत उस लोकेशन में चलने को कहा। कुछ ही देर में ध्रुव उस लोकेशन पर था। उसने निहाल को बाहर ही रुकने को कहा और खुद अकेला ही अंदर चला गया। ध्रुव एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट के अंदर गया। यहाँ मार्केट शाम को खुलती थी और इतने सवेरे यहाँ कोई नहीं आता था। रेस्टोरेंट बंद था और सारी कुर्सियां बिखरी पड़ी थी। ध्रुव ने देखा कि मालिनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बे थे। कुछ बियर की बॉटल्स जमीन पर बिखरी पड़ी थी। पास एक फोन के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उस रेस्टोरेंट का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज हमें माफ कर दो, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे और आपके पैसे वापस कर देंगे। भले ही उसका बोतल तोड़ने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर हम सारा पेमेंट कर देंगे। ध्रुव को समझते देर नहीं लगी कि वहाँ क्या हुआ था। मालिनी एक अनाथालय में पली बड़ी थी और 18 साल के बाद उसे अपना खर्च खुद उठाना पड़ रहा था। मालिनी दिन में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और शाम को इस रेस्टोरेंट में काम करती थी। रेस्टोरेंट का ओनर एक अच्छा इंसान था और गूंगी होने के बाद भी वो उसे अच्छे से ट्रीट करते थे। मालिनी यहाँ पिछले 3 सालों से काम कर रही थी, पर कल शाम उसने गलती से एक शराब की बोतल तोड़ दी थी, जिसे उसका कस्टमर अपने साथ लेकर आया था। शाम को तो वो लोग नशे में थे, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, पर सवेरे उन्होंने मालिनी को बुला लिया। बारबेक्यू रेस्टोरेंट का मालिक और उसकी वाइफ कैसे भी उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। कात्या सेठ, आप नाराज मत हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनो। इतने पैसे रखो, अगर बात नहीं बन रही है तो मैं आपको दूसरे तरीके से पैसे लौटा दूंगा। नाराज क्यों होते हो? रेस्टोरेंट का ओनर गिड़गिड़ा रहा था और सारे वेटर्स लाइन से खड़े थे। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि वो कोई छोटा मोटा लफंगा नहीं है, वो यहाँ का कोई बहुत बड़ा गुंडा लग रहा था। कात्या सेठ पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से में गरज कर बोला, तू चल हट यहाँ से, तेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। इतना कहते ही कात्या ने उठकर एक थप्पड़ उस ओनर को मारा और ओनर जमीन पर गिर गया। इसके बाद कात्या ने मालिनी को उठाया। मालिनी पहले से ही जमीन पर पड़ी थी। कात्या को पास आता देखकर उसके शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। कात्या गुस्से में गाली बकते हुए मालिनी से बोला, और कॉल कर, किसे कॉल कर रही थी? बोला, मैं भी देखूं तुझे बचाने कौन आता है। मैं तुझे गूंगी समझकर छोड़ रहा था, एक रात साथ में रुक जाती तो इतना पंगा ही नहीं होता, पर तुझे शायद दूसरे को इज्जत देना नहीं आता। तुझे लगता है कि कोई आएगा तो आकर देख ले। मालिनी ने अपने होंठ दबा रखे थे और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ध्रुव की कॉल क्यों रिसीव कर ली। शायद ध्रुव ने ही उसे कुछ हिम्मत दी थी, जिसके कारण मालिनी ने ध्रुव की कॉल उठा ली थी। पर मालिनी जानती थी कि अगर ध्रुव आ भी गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी और ध्रुव की हालत एक सी ही होने वाली थी। कात्या ने एक हाथ से मालिनी के बाल पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ में डंडा लेकर गुस्से में बोला, चल मैं एक बार फिर से तुझे एक मौका देता हूँ। पर मालिनी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी और सिर हिलाकर मना कर दिया। कात्या के साथ आए लोग
मालिनी को देखकर गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे। मान जा लड़की, कात्या से तेरा क्या मुकाबला। तेरे कॉलेज की लड़कियां मरती हैं कात्या पर। सारे माहौल में गंदे भद्दे कमेंट्स, गालियां, सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। कात्या अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अभी वो कुछ कर पाता कि तभी उसने देखा कि एक लड़का रेस्टोरेंट में शटर के नीचे से झुककर अंदर आया। उसने जमीन पर पड़ा मालिनी का फोन उठाया। फोन टूट चुका था और वो लड़का गुस्से में फोन के ऊपर जमी धूल को साफ कर आगे बढ़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कात्या ने उसे देखा तो गुस्से में बोला, लड़के देखे नहीं रहा है आज रेस्टोरेंट बंद है। ध्रुव ने गुस्से में अपना सिर ऊपर किया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने कितनी महंगी शराब की बोतल तोड़ी है? ध्रुव ने अपने गुस्से को काबू कर शांति से पूछा। तुम कौन हो? ध्रुव ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मैं वही हूँ जिससे इसने कॉल की थी। अगर मैं तुम लोगों को 60,000 रुपए दे दूं तो सोच कर बता। कात्या ने ध्रुव की तरफ घूर कर देखा। कात्या की आंखें कह रही थी, क्या कात्या को पैसों की जरूरत है? ये सब छोड़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का यहाँ आकर पैसों की धौंस किसे दिखा रहा है? लगता है ये लड़का मरने के लिए यहाँ चला आया है। कात्या गुस्से में था, पर फिर भी वो देखना चाहता था कि ये लड़का कितने पानी में है। केवल 60,000 रुपए? तुझे पता भी है ये शराब हमारे बॉस जग्गा ने अपने हाथों से बनाई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें 60,000 रुपए का ऑफर देने की? तुझे क्या जग्गा भाई के बारे में नहीं मालूम? क्या समझ रखा है जग्गा भाई को? जग्गा का नाम लेते ही शराब का रेट 60,000 रुपए से बढ़कर 6 लाख से 60 लाख तक जा सकता था। पर जग्गा है कौन, ये ध्रुव को नहीं पता था। हालांकि यूनिवर्सिटी के आसपास सभी लोग जग्गा को जानते थे। इस पूरे एरिया में ऐसा कोई नहीं था जो जग्गा भाई को ना जानता हो। पर ध्रुव सच में ही नहीं जानता था कि ये जग्गा कौन है। ध्रुव ने सोचते हुए कहा, जग्गा भाई? ध्रुव सिंपल सा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसका कभी जग्गा जैसे लोगों से कोई वास्ता नहीं पड़ा था। जग्गा के लिए कहा जाता था, जग्गा को छेड़ने से अच्छा है मर जाओ। और उसे दिल्ली में लगभग सभी लोग जानते थे। इतने में कात्या के ठहाके लगाने की आवाज आई। तेरे जैसे छोटे बच्चे ने मेरे बॉस का नाम ही नहीं सुना होगा। जाकर अपने बाप से पूछना, वो बताएगा जग्गा कौन है। अभी चलो निकलो यहाँ से। आज मैं अच्छे मूड में हूँ इसलिए तुम अभी तक यहाँ खड़े हो। चलो निकलो यहाँ से। अब तक निहाल भी अंदर आ चुका था। ध्रुव ने निहाल से पूछा, क्या तुम जग्गा भाई को जानते हो? निहाल ने हैरानी से कहा, कौन जग्गा? ध्रुव और निहाल के लिए जग्गा इस लायक ही नहीं था जिसे जाना जाए। पर ध्रुव का इस तरह जग्गा का नाम लेकर पूछने से कात्या को गुस्सा आ गया। कात्या अपनी जगह से उठकर निहाल को बाहर फेंकने को तैयार था। निहाल शांति से खड़ा ध्रुव से पूछ रहा था, अगर सर चाहते हैं कि मैं उसके बारे में जानूं तो मैं ट्राई करता हूँ। कात्या खड़ा हो चुका था। तुम दोनों अच्छा ड्रामा करते हो। जितनी जल्दी हो निकलो यहाँ से। कात्या गुस्से में बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला। ध्रुव उसे इग्नोर करते हुए निहाल से बोला, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। ये सुनकर निहाल हैरान था। ध्रुव अपनी फैमिली के सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा था। इस समय उसे किसी भी क्रिमिनल और गैंगस्टर से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही ध्रुव के चेहरे के गुस्से को देखकर लग रहा था कि ध्रुव सच में गिल फैमिली का ही लड़का था। गिल फैमिली में औरतों को सम्मान दिया जाता था और इस समय ध्रुव मालिनी के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो सब करने को तैयार था। लगभग 30 सेकंड में निहाल ने जग्गा का नंबर ढूंढ निकाला और उसने जग्गा का नंबर ध्रुव को मैसेज भी कर दिया था। सर मैंने जग्गा का नंबर आपको भेज दिया है। ध्रुव ने मोबाइल निकाला और जग्गा को फोन लगा दिया। ध्रुव के इस कदम से वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। जग्गा को फोन लगाना मतलब मौत को दावत देना। वहां खड़े वेटर, रेस्टोरेंट के ओनर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कात्या और उसका गैंग हैरत में खड़ा होकर ध्रुव को ही देखे जा रहा था। जग्गा ने फोन उठाते ही कहा, कौन बोल रहा है? जग्गा गुस्से में बोल रहा था। उसे इस तरह नए नंबर की कॉल्स लेना पसंद नहीं था। क्या जग्गा बोल रहा है? ध्रुव के इतना कहते ही जग्गा की तरफ से एक मेज पलटने की आवाज आई। जग्गा को इस तरह से अपना नाम सुनने की आदत नहीं थी। उसे इस तरह से छेड़ना मतलब आफत को बुलाना। किसने मुझे कॉल कर अपनी मौत बुलाई है? ध्रुव ने शांत आवाज में कहा। इतनी नाराज मत हो, मेरी दोस्त ने तुम्हारी शराब की बोतल तोड़ दी है। बस मुझे ये बताओ कि मुझे कितने पैसे देने होंगे? आजकल के क्रिमिनल गैंग को क्या हो गया है, कोई भी मुंह उठाकर गैंग लीडर को फोन मिला देता है और बोतल का दाम पूछता है। पर अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। जग्गा का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने गुस्से में कहा, What the hell? मेरी बोतल के तुझे 60 लाख देने होंगे। एक बोतल देसी शराब के 60 लाख रुपए। तब जानते थे कि इतने पैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास नहीं होंगे और अब सब लोग ये देखना चाहते थे कि ये सब कैसे खत्म होगा। पर सबके चेहरों के भावों को इग्नोर करते हुए ध्रुव ने कहा,
60 लाख रुपए कुछ कम नहीं है। मैं उस बोतल का 6 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। मुझे पता नहीं तुम में ये पैसे लेने की हिम्मत है भी या नहीं। हिम्मत है या नहीं, ये बात कुछ अजीब थी। इसे सुनकर सभी हैरान थे। जग्गा की हंसने की आवाज सुनाई दी। तुम थोड़ा इंतजार करो और देखो। इतना कहकर जग्गा ने फोन काट दिया। वहीं रेस्टोरेंट में सभी लोग हैरान थे। ये लड़का सच में मरना चाहता है। यहाँ तक कि निहाल को भी ध्रुव के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। जग्गा जैसे गैंगस्टर के सामने ध्रुव शांत था। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा लिया है। रेस्टोरेंट ओनर ने बेबसी के साथ कहा। निहाल भी ध्रुव के काम करने के तरीके से कन्विंस नहीं था। उसने बेबसी से कहा, ध्रुव सर, दिल्ली जैसे शहर में गिल फैमिली का एक मामूली सा प्यादा निहाल भी शहर का सबसे पैसे वाला शख्स था। ध्रुव ने निहाल को देखकर पूछा, क्या तुमको भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? निहाल ने अपने चेहरे की प्रोफेशनल मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है। हालांकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहा जाता है लोकल गैंगस्टर से उसके एरिया में पंगा मत लो। ध्रुव ने एक पल सोचकर कहा, शायद जिन लोगों का पाला लोकल गैंगस्टर से पड़ा था वो इतने ताकतवर नहीं थे, इसलिए ऐसी बातें कह दी होंगी। अचानक रेस्टोरेंट के बाहर सड़क में भगदड़ मच गई और एक पल में ही शांति छा गई। साफ समझ में आ रहा था कि जग्गा आ चुका था। क्या होगा जब ध्रुव और जग्गा का आमना सामना होगा? क्या ध्रुव बचा पाएगा मालिनी को? बेहतर होगा कि तुम मेरे 6 करोड़ रुपए तुरंत दे दो, नहीं तो अभी इसी समय तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। जग्गा जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आया, उसके सामने 20-22 साल का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट खड़ा था। उसकी इतनी हिम्मत थी कि जग्गा को छेड़े। जग्गा ने आते ही सीधा मुद्दे की बात की और ध्रुव से 6 करोड़ रुपए मांगे। ये प्राइस ध्रुव ने ही उसे ऑफर किया था और उस पर भी हिम्मत की बात कही थी। ध्रुव ने जग्गा को देखकर मुस्कुराकर निहाल से कहा, इसे 60 करोड़ रुपए दे दो। ध्रुव के इतना कहते ही सबके चेहरे के होश उड़ गए, खुद जग्गा के भी। बात तो केवल 6 करोड़ की हुई थी और ध्रुव ने अपनी तरफ से ही देशी शराब की एक बोतल का रेट 60 करोड़ कर दिया था। 60 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। इतना कैश किसी भी बैंक में नहीं होता और ध्रुव उसे 60 करोड़ रुपए देने को तैयार था। निहाल अपनी जगह पर खड़े होकर तन कर आगे बढ़कर बाहर चला गया। थोड़ी देर में निहाल अपने साथ पैसों से भरा सूटकेस लेकर आ रहा था। जग्गा इस शहर को अच्छे से जानता था। यहाँ बहुत कम ही फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 60 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े होते होंगे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो एक शराब की बोतल के बदले 60 करोड़ रुपए देने को राजी हो जाए। जग्गा की सारी जिंदगी क्राइम से रिलेटेड नेगोशिएशन करते हुए बीती थी। वो कई तरह की सिचुएशंस का सामना कर चुका था, गैंग वॉर की झड़पें हों या फिर पुलिस का सामना या दूसरे गैंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज। जग्गा ने बहुत कुछ देखा था और आज पहली बार वो इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ था। सब बाकी पैसों के लिए हमें बैंक चलना होगा। निहाल ने जग्गा को बताया था कि 10 करोड़ रुपए यहाँ मौजूद हैं। निहाल जग्गा को लेकर चला गया। जग्गा ने अपनी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। उसके सारे एसेट्स को मिलाकर भी 2-3 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे, पर आज उसके सामने 60 करोड़ रुपए थे। थोड़ी देर में ही जग्गा और निहाल वापस उसी रेस्टोरेंट में आ गए। जग्गा के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसके पास 60 करोड़ रुपए थे। उसे एक अनजान लड़के ने एक बोतल के टूटने पर 60 करोड़ रुपए दे दिए थे। अब जग्गा ध्रुव के सामने बहुत ही शरीफ इंसान की तरह पेश आ रहा था। सर, क्या आप लोग यहाँ के लोकल हैं? जग्गा के पूछने पर ध्रुव ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, तुम्हें हमारे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। जग्गा को ध्रुव ने सीधे ही जवाब दे दिया। जग्गा को लगा बात तो सच है। अगर पैसे मिल गए हैं तो उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो ध्रुव के बारे में कुछ भी पूछे। जग्गा ये भी समझ चुका था कि ध्रुव यहाँ का लोकल नहीं है, पर उसे ये भी समझ में आ गया था कि वो ध्रुव को छेड़ने की गलती नहीं कर सकता है। जग्गा ये भी समझ गया था कि अगर ध्रुव ने बगैर कहे शराब की बोतल के रेट बढ़ाए हैं तो उसका सीधा सा मतलब था कि ध्रुव अपनी सुपीरियोरिटी दिखाना चाहता था और पैसे लेकर जग्गा ने खुद को ध्रुव से नीचे कर लिया था। थोड़ी देर पहले तक दोनों बराबरी पर थे, पर पैसे लेने के बाद अब जग्गा ध्रुव से छोटा हो चुका था। ध्रुव ने एकदम से जग्गा को बता दिया था कि जग्गा उससे दुश्मनी नहीं कर सकता, ना ही उसे नाराज कर सकता है, क्योंकि उसकी नाराजगी जग्गा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये बात दिमाग में आते ही जग्गा एकदम से डर गया। गैंगस्टर्स के बीच कहा जाता था, पैसे उतने ही लो जितने पचा पाओ और दुश्मनी उतनी ही करो जिसे अफोर्ड कर पाओ। जग्गा डर रहा था। उसे याद आया कि ध्रुव ने 6 करोड़ रुपए देते वक्त कहा था, अगर तुम में लेने की हिम्मत है तो मैं 6 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। और फिर ध्रुव ने जग्गा को 60 करोड़ रुपए दे दिए। ध्रुव में तो 60 करोड़ रुपए देने की हिम्मत थी,
पर जग्गा में 60 करोड़ पचा पाने की हिम्मत थी या नहीं। अगले पल जग्गा को लगा जैसे वो होश में आया हो। मुझे माफ करिए मिस्टर गिल, मैं सारे पैसे रिफंड करना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं जानता हूँ, बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जग्गा में पैसे लेने की हिम्मत नहीं थी तो जग्गा ध्रुव को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। आने वाले समय में किसी भी नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका था कि ध्रुव के पैसे उसे वापस कर चुपचाप माफी मांग ले, नहीं तो पता चले जग्गा का नाम ही ना रहे। जग्गा को देखकर ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं। जग्गा ने ध्रुव के चेहरे पर 60 लाख जाने की जरा भी शिकन नहीं देखी। नहीं सर, मैं अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसे मैं आपके लिए सॉल्व करना चाहता हूँ। जग्गा दोनों हाथ बांधकर बहुत ही पोलाइट तरीके से खड़ा था। वहीं निहाल को ध्रुव का ब्लफ अब समझ में आया तो एक गहरी सांस लेकर वो खड़ा हो गया। वहीं कात्या ने जब जग्गा को ऐसे करते हुए देखा तो वो नाराजगी में बोला, बॉस ये लड़का आपको। इससे पहले कि कात्या कुछ कर पाता, एक जोरदार घूंसा कात्या की नाक पर जाकर लगा। तेरी इतनी हिम्मत कि मिस्टर गिल से ऐसे बात करे। इतना कहते ही कात्या के चेहरे पर 2-3 थप्पड़ और पड़े। जग्गा सच में ध्रुव से डर गया था और खुद को ध्रुव की नजरों में अच्छा दिखाने के लिए कात्या को कूट रहा था। कात्या और पूरा गैंग हैरान था। जग्गा अपने लोगों के लिए जान देने को तैयार हो जाता था। अगर जग्गा को पता चल जाए कि किसी ने उसके गैंग के लड़कों पर हाथ भी उठाया है तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाता था। पर आज एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के के कहने पर जग्गा ने कात्या को मार मार कर बिछा दिया था। इसके बाद जग्गा ने अपनी जेब से चाकू निकालकर जमीन में गाड़ दिया और जग्गा ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, अगर तुम लोग कोई गलती करते हो तो मुझे अपने फसादों में घसीटने की कोशिश मत करना। अब सबके सब उठो और मिस्टर गिल से माफी मांगो। कात्या को लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। जग्गा किसी अनजान शख्स के लिए अपने लोगों से चाकू के दम पर माफी मंगवा रहा था। जग्गा ने सभी से माफी मंगवाई। क्या इसका मुझसे कुछ लेना देना है? क्या मेरा रुकना जरूरी है? ध्रुव ने जग्गा से पूछा। जवाब में जग्गा और भी ज्यादा पोलाइट होकर कहता है, इट्स ओके मिस्टर गिल, आप प्लीज जाइए, मैं इन लोगों को अभी समझा देता हूँ। इतना कहकर जग्गा ने ध्रुव को वापस भेजा। साथ में अपने गैंग के लड़कों को पैसे से भरे बैग ध्रुव की गाड़ी में डालने के लिए भी भेज दिया। ध्रुव ने एक बार भी पैसों की तरफ नहीं देखा। वो सीधा मालिनी के पास गया और मालिनी को उठाकर अपने साथ ले आया। ध्रुव ने एक बार जग्गा की तरफ देखा तक नहीं, जिससे जग्गा को अभी भी डर लग रहा था कि शायद उसने मिस्टर गिल को नाराज कर दिया है। जग्गा ने देखा ध्रुव मालिनी को सहारा देकर साथ ले जा रहा था। मालिनी की हालत ठीक नहीं लग रही थी, जिससे जग्गा को और भी ज्यादा डर लग रहा था। मालिनी को बचाने के बाद अब ध्रुव को अंजुम लोहिया से निपटना था। निहाल, मुझे एक टीचर की जरूरत है जो मुझे साइन लैंग्वेज सिखा सके। ध्रुव मालिनी से बात करना चाहता था। मालिनी भी ध्रुव को बहुत कुछ बताना चाहती थी, पर ध्रुव को उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही थी। ध्रुव मालिनी को लेकर डॉक्टर के पास आया। मालिनी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, वो दिल से बहुत कमजोर थी, इसलिए थोड़े में ही डर गई थी। निहाल ने ध्रुव को बताया कि वो ऐसे डॉक्टर्स को जानता है जो मालिनी को ठीक कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ध्रुव और निहाल बात कर ही रहे थे कि ध्रुव को एक नए नंबर से कॉल आया। ध्रुव ने हैरानी से फोन उठाया तो एक लड़की की डरी हुई आवाज आई। हेलो। लड़की ने पहले कंफर्म किया कि क्या उसकी बात ध्रुव से ही हो रही है या फिर। आप कौन बोल रही हैं? क्या बात है? ध्रुव लड़की की आवाज सुनकर ही समझ गया था कि वो किसी मुसीबत में है। हेलो ध्रुव, मैं निशा बोल रही हूँ, तृप्ति की बड़ी बहन। ध्रुव, तृप्ति नदी में कूदकर सुसाइड करने जा रही है। निशा ने डरते हुए फिर आगे बोला, ये सब मेरी ही गलती है। मैं अपना नाम और पहचान बनाने के लिए जल्दी में थी और इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जिंदल फार्मा की ओनर और सीईओ हूँ। एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं जानती थी कि कैलिफोर्नियम का मेडिकल यूज बहुत ज्यादा है और कंपनियां इसे पैसे होने के बाद भी नहीं खरीद सकती हैं। इसलिए मैंने तृप्ति से वो कैलिफोर्नियम मांगा जो तुमने उसे गिफ्ट किया था और उस कैलिफोर्नियम के बल पर मैंने अपनी कंपनी को प्रमोट किया। ध्रुव जानता था कि कैलिफोर्नियम अंजुम लोहिया ने चुरा लिया था और निशा ने आगे बताया, अब जिंदल फैमिली अपनी सबसे बड़ी क्राइसिस फेस कर रही है। हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उधर अंजुम ने प्रेस के सामने इनडायरेक्टली कहा है कि अगर हम दोनों बहनें उसके साथ एक रात गुजारेंगे तो वो हमें माफ कर देगा, नहीं तो कल तक जिंदल फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। अंजुम ऐसा होगा कि ध्रुव ने नहीं सोचा था, इसलिए ध्रुव ने निशा से पूछा, तो तुमने क्या सोचा है?
निशा किसी भी सूरत में अग्री नहीं होती, पर बात जिंदल फैमिली की थी। ये घर बर्बाद हो जाएगा। निशा को इसकी भी चिंता नहीं थी, पर वो ये भी सोच रही थी कि उसके कारण जो कंपनीज और इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाएंगे, उनके परिवार और बाकी लोगों का क्या होगा। निशा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उसे सबके बारे में सोचना था। हालांकि निशा अभी भी ये नहीं जानती थी कि क्या करे, पर निशा जिंदल फैमिली और इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उन सबको लेकर परेशान थी। ध्रुव के पूछने पर निशा ने कहा, आई डोंट केयर। इस समय मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कैसे भी करके तृप्ति को बचा लो। मैं तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल रही हूँ ताकि तुम उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। वो अभी कुछ नहीं जानती है। हम लोग अपनी मुसीबत को देख लेंगे। मेरे मम्मी पापा। इतना कहकर निशा रोने लगी। निशा ने जता दिया था कि वो तृप्ति को कितना चाहती थी। निशा की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, तृप्ति को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तृप्ति मुझसे नाराज है। या तुम उसे मेरा एक मैसेज दे सकती हो? ध्रुव की कॉन्फिडेंस से भरी हुई बात सुनकर पता नहीं क्यों निशा को उसके ऊपर विश्वास हो रहा था। क्या कहना है? उसे कहना कि वो 3600 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करे। निशा को ध्रुव की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। इससे क्या होगा? इस उल्टी गिनती गिनने से क्या होगा? ध्रुव ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जब तक ये गिनती खत्म होगी, लोहिया फैमिली बर्बाद हो चुकी होगी। निशा ने ध्रुव की बात सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उसने तुरंत फोन काटा और मन ही मन कहा, नॉनसेंस। निशा ने जब ध्रुव के बारे में सुना था कि उसने नकली बॉयफ्रेंड बनाने के बदले में तृप्ति को कैलिफोर्नियम दिया था, तो उसे लगा कि ध्रुव तृप्ति को पसंद करता है। इसलिए इस मौके पर वो तृप्ति और ध्रुव को इस जगह से कहीं दूर भेजना चाहती थी। पर अभी ध्रुव की नॉनसेंस भरी बातें सुनकर निशा की उम्मीदें खत्म हो गई थी। निशा के फोन काटने के बाद ध्रुव को भी बुरा लगा। जिंदल फैमिली इस समय अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से गुजर रही थी और ध्रुव उसे उल्टी गिनती गिनने को कह रहा था। सोचकर ही ध्रुव को अजीब लगा। ध्रुव ने अपने आप से कहा, डायलॉग बाजी का भी टाइम होता है। वो तुझे अपनी बहन को ले जाने को कह रही है और तू यहाँ से डायलॉग मार रहा है। इसके बाद ध्रुव अपनी जगह खड़ा खड़ा हंसने लगा। उसे अपनी आंखों के आगे सीन दिखाई दे रहा था। एक बिजनेस फैमिली जो कल बैंकक्रप्ट होने जा रही थी और उस फैमिली में मुसीबत के दिन परिवार की छोटी लड़की 3600 से उल्टी गिनती गिन रही है। ध्रुव अकेला खड़े खड़े हंस रहा था। तभी निहाल उसे हैरत में देख रहा था और फोन कट जाने के बाद उसके पास आकर बोला, इज देयर एनीथिंग फनी ध्रुव सर? ध्रुव ने निहाल को देखकर कहा, अब डायलॉग बाजी का टाइम नहीं है, कुछ करना होगा। निहाल ने ध्रुव को देखकर हैरानी से पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आई थिंक फोन आने से पहले हम मालिनी मैम के इलाज के बारे में बात कर रहे थे। ध्रुव ने निहाल को देखकर कहा, अभी वो छोड़ो भी। उधर ध्रुव से बात करके निशा थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी। उसने खुद को अपने ऑफिस में पूरे 1 घंटे के लिए बंद कर लिया। उसके बाद निशा गुस्से में अपनी कार में बैठी और लोहिया फैमिली के कंपनी ऑफिस की तरफ चल दी। ऑफिस के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड उसकी जानकारी मांग रहा था और जैसे ही उसे पता चला कि गाड़ी में निशा जिंदल बैठी है, उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो निशा की ही उम्मीद कर रहा हो। मिस जिंदल, आप आ गई? सर आपका वेट कर रहे थे। आप प्लीज इस तरफ से जाइए। निशा ने कार से ही अंजुम जिंदल की ऑफिस की तरफ देखा और ऊंची सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में अंजुम का ऑफिस दिखाई दे रहा था। तो तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अंजुम अपने ऑफिस के सोफे पर लेटा हुआ सिगार पी रहा था। ये लोहिया एंटरप्राइज के हेड ऑफिस की बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर बना हुआ एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था। उसके ठीक सामने ग्लास विंडो थी जो फ्लोर से लेकर सीलिंग तक पूरी ट्रांसपेरेंट कांच की बनी हुई थी। आज तक निशा को हमेशा ही एक सक्सेसफुल बिजनेस लेडी के तौर पर जाना जाता था। वो जिंदल फार्मा की सीईओ थी, पर आज वो एक सामान की तरह यूज की जा रही थी जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अंजुम की हर शर्त मानने को तैयार थी। निशा अपने चेहरे पर किसी भी तकलीफ को अंजुम के सामने नहीं आने देना चाहती थी। वो जानती थी कि जितना वो दुखी दिखाई देगी, अंजुम को उतना ही मजा आएगा। निशा ने सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया, हाँ मैं आ गई। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारा हर कहाँ मानूंगी। तुम बस मेरी बहन को कुछ नहीं करोगे, नहीं तो लोहिया और जिंदल दोनों परिवारों का एक सा हाल होगा। अंजुम सोफे से उठकर खड़ा हो चुका था। वो मन ही मन निशा की स्ट्रॉन्ग विल और टफनेस का कायल हो रहा था और ये सोचकर ही खुश था कि निशा जैसी खूबसूरत लड़की उसकी हर डिमांड पूरी करने को तैयार थी। अंजुम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी हर डिमांड पूरी कर दोगी तो मैं उसे जाने दूंगा। अंजुम दुष्ट किस्म का इंसान था और बहुत अच्छे से जानता था कि वो जो चाहता है वो पा ही लेगा, पर पहले उसे निशा से जो चाहिए था वो तो पा ले। इसलिए कुछ सोचकर उसने आगे कहा,
मैं जिंदल फैमिली को छोड़ दूंगा, बस तुम्हें मेरा हर कहा मानना पड़ेगा। अंजुम निशा को ललचाई नजरों से देखकर बोला। अब आ भी जाओ, मुझसे और इंतजार नहीं होता। इस विंडो के सामने खड़े होकर एक एक कर अपने सारे कपड़े उतारो। अंजुम ग्लास विंडो की तरफ इशारा करते हुए निशा से बोला। निशा 5 फुट 9 इंच की थी। वो स्पोर्ट्स में रही थी। उसका नेचर थोड़ा बॉसी था, जिसके कारण लोग उसे पाना चाहते थे, और अंजुम लोहिया उसे सबके सामने इस तरह से जलील कर लोगों पर अपना प्रेशर क्रिएट करना चाहता था। अंजुम की इस तरह की डिमांड सुनकर निशा भी हैरत में थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। तुम कैसी बात कर रहे हो? वहाँ सामने से हाईवे जा रहा है, कितने लोग हैं? अंजुम ने उसकी बात सुनकर हंसकर उसकी ओर देखा और उसके पूरे चेहरे से हवस टपक रही थी। वो थोड़ा मुस्कुराकर आगे बोला। तो मिस जिंदल, तुम्हें क्या लगता है जिंदल फैमिली इस समय कहाँ खड़ी है? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारे ना नुकुर करने से तुम्हारी फैमिली पर क्या बीतेगी, और उसके लिए जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अंजुम ने फिर ग्लास विंडो की तरफ देखते हुए कहा। तो मिस जिंदल, कई लड़कियां हैं जो इस विंडो के सामने आना चाहती हैं। तुम नहीं करोगी तो कोई और करेगा, पर एक बात को ध्यान रखना, तुम्हारी फैमिली की तकदीर अब तुम्हारे पास है। अंजुम की बात सुनकर निशा का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। बेबसी में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो चुपचाप चलती हुई उस विंडो के सामने गई। अंजुम निहायती कानिंग किस्म का इंसान था। निशा ने देखा कि विंडो की ठीक सामने वाली बिल्डिंग की छत पर कई लोग इस नजारे को देखने के लिए खड़ी थी। निशा को देखकर वो भद्दे इशारे कर रहे थे। उनकी चिंता मत करो, वो केवल चीयर लीडर्स हैं। केवल निशा को पाना उसका प्लान नहीं था, वो इन लोगों को भी ये दिखाना चाहता था। वो निशा को सबके सामने गंदे तरीके से ह्यूमिलिएट करना चाहता था। निशा विंडो के सामने बुत बनी खड़ी रही। तभी पीछे से अंजुम की आवाज आई। जल्दी करो। निशा ने पलटकर अंजुम को देखा। निशा की आंखों से आग बरस रही थी। वो अंजुम को 100 बार मार डालना चाहती थी। अभी अंजुम कुछ कहता तभी उसका फोन बजा। अंजुम ने गुस्से से बगैर देखे फोन को काट दिया। उसे लगा इस समय उसे केवल ध्रुव ही कॉल कर सकता है। स्टूपिड फूल, इतना भी नहीं समझता कि मैं इस समय एक जरूरी काम कर रहा हूँ। अंजुम सोच रहा था कि ध्रुव उससे दया की भीख मांगेगा। उसके सामने निशा चस्की तस खड़ी थी। अंजुम गुस्से में निशा की तरफ देखकर कुर्राया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी करो। अंजुम धीरे धीरे अपना धीरज खो रहा था और उसका गुस्सा निशा की तरफ शिफ्ट हो गया था। अगर तुमको अकेले अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तृप्ति को बुला लेता हूँ, तुम्हें कंपनी दे देगी। तृप्ति का नाम सुनकर निशा एक ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह कहना मानने लगी। निशा ने तुरंत अपनी जैकेट उतार दी। इसी के साथ अंजुम की हैवानियत भी जागने लगी। अंजुम एक रईस बाप की बिगड़ैल औलाद लग रहा था। आज तक वो कितनी ही सुंदर लड़कियों के साथ समय बिता चुका था, कितनी ही सुपर मॉडल्स और सेलिब्रिटीज के साथ वक्त बिता चुका था, पर वो निशा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। निशा अपने शरीर में अंजुम की चुभती हुई नजरें देखकर अनकंफर्टेबल हो रही थी। पर तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। कुछ देर तक तो अंजुम ने इस आवाज को इग्नोर किया, पर ये आवाजें तेज होती चली जा रही थी। ये उसके पापा का ऑफिस था, तो जरूर किसी में इतनी तो हैसियत होगी जो उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दे। अंजुम ने खुद को शांत करते हुए पूछा, कौन है? दरवाजे पर खड़े शख्स ने जवाब दिया, मैं हूं तोमर। अंजुम तोमर को अच्छी तरह से जानता था। ये उसके पापा का बिजनेस पार्टनर और लोहिया एंटरप्राइजेस का सबसे मेन सप्लायर था। अंजुम ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, तोमर अंकल, अभी पापा तो ऑफिस में नहीं है, आप थोड़ा वेट कीजिए। मैं सेक्रेटरी को बोल देता हूँ कि वो पापा को इन्फॉर्म कर दे कि आप आ गए हैं। अंजुम अपने कमरे में कुछ भी करे, पर वो किसी भी सूरत में तोमर को इग्नोर नहीं कर सकता था। पर तोमर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तोमर ने मुस्कुराकर कहा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, बस जब तुम्हारी अपने पापा से बात हो तो कहना मैंने कल अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसे पढ़ा, पर मुझे और भी अच्छे ऑफर आ रहे हैं, तो मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसे कह देना। तोमर की बात सुनकर अंजुम के मुंह से निकला, क्या? अंजुम को लगा जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। भले ही अंजुम लोहिया एंटरप्राइजेस के साथ फुल टाइम काम कर रहा हो, पर वो ये अच्छे से जानता था कि तोमर उनकी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तोमर के जाने का मतलब था कि लोहिया एंटरप्राइजेस की आधी सप्लाई बंद हो जाना। तोमर ने जानबूझकर अपने प्राइस भी दोगुने कर दिए थे। इसके बाद भी उसने आज लोहिया एंटरप्राइज के साथ अपने अगले 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया। अंकल आप नाराज मत होइए, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। अंजुम को लगा उसके दरवाजा ना खोलने से तोमर नाराज है। तुम दरवाजा बंद रखो, हम दोनों के दरवाजे एक दूसरे के लिए अब से बंद हैं। अंजुम को लगा कि तोमर उसके दरवाजा ना खोलने से नाराज होकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर रहा है, इसलिए उसने तोमर को मनाने की कोशिश की,
पर उसकी बात पर तोमर ने बहुत अलग तरह से रिएक्ट किया। अंजुम एक हाथ में मोबाइल लेकर अपने पापा को कॉल करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ तोमर से बात कर रहा था। तोमर अंकल, आखिर बात क्या है? अंजुम कुछ टाइम काटने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने पापा से बात कर सके। वहीं बंद दरवाजे के आगे खड़े होकर तोमर ने नेगोशिएशन का कोई मौका नहीं छोड़ा। तोमर ने एकदम सीधे शब्दों में कहा, कोई मुझे और भी अच्छा ऑफर दे रहा है। अंजुम फिर भी कोशिश कर रहा था कि तोमर को मना ले। लेकिन अंकल, हम उससे भी अच्छा ऑफर दे सकते हैं। अंजुम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लोहिया के सप्लायर को भी अपनी तरफ मिला लेगा। उधर तोमर ने सारी बातों को फुल स्टॉप लगाते हुए कहा, वो ऐसा ऑफर दे रहा है जो तुम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मुझे अब और परेशान करने की कोशिश मत करना। तोमर की बात सुनकर अंजुम एकदम शॉक में था। ये क्या हुआ? क्या तोमर को लोहिया फैमिली की ताकत का अंदाजा नहीं है? वो ऐसे कैसे कह सकता है कि हम उसके प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? और दुनिया में ऐसा कौन है जिसने लोहिया फैमिली के सप्लायर का भरोसा जीत लिया था? एकदम शॉक की कंडीशन में अंजुम ने अपने पापा को फोन मिलाया। उसके मोबाइल पर पहले से कई सारे लोगों की कॉल आ रही थी, पर अंजुम सभी को इग्नोर करते हुए पापा को फोन लगाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर फिर से किसी की नॉक सुनाई दी। इस बार दरवाजे को नॉक होता हुआ देखकर अंजुम की जान में जान आई। तोमर अंकल, क्या आप वापस आ गए हैं? क्या आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हैं? पर बाहर से एक अलग आवाज सुनाई दी। अंजुम, मैं तुम्हारा किशन अंकल हूँ। किशन अंकल लोहिया फैमिली के बहुत ही क्लोज थे। अंजुम के पापा और किशन ने मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और किशन अंकल का अंजुम के साथ बचपन से ही कुछ खास लगाव था। किशन की आवाज सुनकर अंजुम ने राहत की सांस ली। किशन अंकल, पापा यहाँ नहीं है। मैं उन्हें ही कॉल करने जा रहा था। और अंकल, अभी अभी तोमर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से इससे पहले कि अंजुम अपनी बात पूरी कर पाता, किशन अंकल ने जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, बस पापा को बता देना कि मैंने रिजाइन कर दिया है। मेल उनको भेज दी है। बस मैं इन्फॉर्म करने आया था। वो नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बस उन्हें बता देना। और कंपनी में मेरे जो शेयर हैं वो मेरे पास रहेंगे। एक पल के लिए अंजुम को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। किशन जो उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड है, वो रिजाइन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अंजुम ने हैरत में पूछा। इम्पॉसिबल किशन अंकल, क्या बात है? अंजुम का सारा मूड खराब हो चुका था। अंजुम परेशानी से अपने ऑफिस में टहल रहा था। बाहर किशन अंकल उसके पापा से फोन पर बात कर रही थे। किशन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या करने जा रहे हो? हम लोग बचपन से दोस्त हैं। अंजुम के पापा किशन अंकल से लाउड स्पीकर पर बात कर रहे थे, पर किशन की आवाज में कोई गिल्ट या कोई दुख नहीं था। आई एम सॉरी ललित, मेरे कुछ और प्लान है। किशन की बात सुनकर दोनों बाप बेटों ने अपना सिर पीट लिया। अंजुम के पापा ललित लोहिया किशन को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आवाज में अपनापन था। किशन मेरे भाई, तुम अपनी मर्जी से कोई भी ऑफर दो, मैं किसी भी प्राइस पर तुम्हें रखने को तैयार हूँ। हमारे बीच पैसों की बात तो कभी थी ही नहीं। बस बताओ तो क्या बात है? किशन के जाने से लोहिया एंटरप्राइजेस अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, क्योंकि कितने ही वेंडर ऐसे थे जो केवल किशन की फेस वैल्यू पर काम करते थे। वेंडर को तो वैसे भी मनाया जा सकता था, पर पब्लिक के बीच ट्रस्ट गया तो कंपनी ही चौपट हो जाएगी। इसका सीधा असर उनकी मार्केटिंग प्रोग्रेस और शेयर मार्केट पर पड़ेगा। और यही कारण था कि ललित लोहिया किसी भी सूरत में किशन को मनाकर रोक लेना चाहते थे। पर आखिर में किशन की एक लाइन ने ललित लोहिया को सदमे में डाल दिया। किशन ने कहा, वो मुझे ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ललित लोहिया को हैरानी हुई, ऐसा कौन है? लोहिया एंटरप्राइज किशन को 5 करोड़ रुपए सालाना देता था। इसके अलावा और भी बहुत कुछ था जो सैलरी से बिल्कुल अलग था। ऐसा कौन था जो किशन को लोहिया से छीन रहा था? और उसने ऐसा क्या ऑफर दिया कि किशन बचपन की दोस्ती छोड़कर जा रहा था? लोहिया ने काफी कोशिश की, पर किशन नहीं माना। लोहिया समझ गया था कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है। उसे अभी तक पता नहीं चल पाया था कि आखिर उसके पीछे कौन पड़ा था। ललित लोहिया को लगातार फोन आ रहे थे। उसके कई सप्लायर्स उसे छोड़कर जा रहे थे। किशन ने फिर कहा, खैर ललित, तुम मुझे अब और परेशान मत करना। मैंने कई साल यहाँ काम किया है। कोई भी हो, एक जगह रुकना नहीं चाहेगा। ललित ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन किशन उससे ऐसे बात करेगा। ललित कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है किशन, अगर तुमने सोच ही लिया है तो तुम्हें कौन रोक सकता है। पर हमारी इतने सालों की दोस्ती के बाद क्या तुम मुझे उस शख्स के बारे में बता सकते हो जो मेरे सप्लायर को और तुमको मुझसे छीन रहा है? मुझे लगता है कोई एक अकेला ही ऐसा कर सकता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये खेल कौन खेल रहा है?
भले ही ललित ने किशन से उस शख्स के बारे में पूछा हो, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी उसके बारे में कुछ बता पाएगा। किशन को अभी अभी नई नौकरी मिली थी, वो इतनी जल्दी कोई भी जानकारी लीक नहीं कर सकता था। पर किशन के जवाब से लोहिया को हैरानी हुई, क्योंकि किशन ने कहा, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है कि कौन सप्लायर तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, पर मैं तुम्हें उसका नाम जरूर बता सकता हूँ। और उम्मीद करता हूँ ललित, उसका नाम सुनकर तुम उससे पंगा लेने की गलती नहीं करोगे। मैं बस उसका नाम जानना चाहता हूँ। ललित लोहिया ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा तो किशन ने कहा, उसका नाम है ध्रुव गिल। किशन के कहने पर ललित लोहिया चौंक गया। अपनी 50 साल की उम्र में उसने आज तक ऐसा कोई नाम नहीं सुना था। ललित ने 1-2 बार इस नाम को रिपीट किया। ध्रुव गिल, ध्रुव गिल। दिल्ली में इतना पैसे वाला कौन है, ये नाम पहले कभी नहीं सुना। ललित अपने आप से कह रहा था। ललित की बात सुनकर किशन ने कहा, ललित, हमारी दोस्ती के कारण मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि ध्रुव गिल कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका तुम्हें रास्ता काटना चाहिए। इतना कहकर किशन ने पीछे मुड़कर कहा, ललित, तुम उससे दूर रहना। किशन के कहने का मतलब था कि वो ध्रुव के साथ जुड़ने के अपने डिसीजन से खुश था। इसलिए नहीं कि वो बहुत पैसे वाला था या अच्छा ऑफर दे रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। गिल फैमिली के साथ जुड़ने का मतलब था पावर। किशन ये कहकर जा चुका था, पर ललित को चैन नहीं आ रहा था। ललित अभी तक सोच ही रहा था कि ये ध्रुव कौन है और उसे बर्बाद क्यों करना चाहता है। ललित ने अपने आप से कहा, ध्रुव गिल कौन है? दूसरी तरफ अंजुम लोहिया डर से कांप रहा था। उसका डरना लाजमी था। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव की इमेज उसके दिलो दिमाग में छप कर उसे हॉन्ट कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। ध्रुव ने उससे कहा था कि वो 2 घंटे में कैलिफोर्नियम का सारा पैसा वसूल लेगा, और अभी केवल आधा घंटा ही बचा था। पहले ध्रुव ने उससे उसके सप्लायर्स छीने, फिर उसका स्टाफ, और अब को फाउंडर भी कंपनी छोड़कर जा रहा था। इसके अलावा और भी कई सप्लायर और एम्प्लॉय उसे छोड़कर जा चुके थे। अंजुम ने अपना फोन ऑन किया और फोन को देखते ही गुस्से में ध्रुव को गाली बकने लगा। ध्रुव गिल, तुम आखिर कर क्या रहे हो? अंजुम अपने आप में बड़बड़ा रहा था। उसके फोन पर न जाने कितनी कॉल्स आई थी। सभी सप्लायर एम्प्लॉय तो जा चुके थे। अब इन्वेस्टर्स ने भी हाथ घसीटना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टर की इस हरकत को और कुछ नहीं, केवल पीठ पर छुरा घोंपना कहा जा सकता था। एंड में अंजुम ने अपने पापा से कह दिया, पापा, मैं जानता हूँ ध्रुव गिल को। अंजुम ने जब ये कहा तो उसकी आवाज बैठ गई थी। उसके पापा ललित लोहिया ने उसे देखकर कहा, तुम जानते हो कौन है वो ध्रुव गिल? इस समय ललित केवल ध्रुव गिल के बारे में ही जानना चाहता था। कौन है और अचानक से पिक्चर में वो कहां से आ गया था। अभी केवल 1 घंटे पहले ही उसने अपना पहला कदम उठाया था, और 1 घंटे में ही उसने लोहिया फैमिली को घुटनों पर लाकर रख दिया था। ललित लोहिया ने आगे कहा, वो शख्स कोई आम इंसान नहीं होगा। अपने पापा को इस हालत में देखकर अंजुम ने कहा, पापा, वो तो केवल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। अंजुम की बात सुनकर पापा भड़क गए। अंजुम, तुमको लगता है ये मजाक चल रहा है? पापा की बात को बीच में काटते हुए अंजुम ने कहा, पर पापा, वो सच में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। पापा, मेरी बात का विश्वास करो। तो तुम्हें लगता है मेरे सारे सप्लायर, मेरे सारे एम्प्लॉय और मेरे इन्वेस्टर को एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 20-22 साल का लड़का मुझसे छीन रहा है? तुम कहना चाह रहे हो कि एक लड़का मेरे बिजनेस पार्टनर का ब्रेन वॉश कर सकता है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अंजुम ने अपने पापा को इस तरह से कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि बोलते बोलते ही डिप्रेशन में आ गए थे, या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। पापा की बात अंजुम के लिए भी हैरानी भरी थी, पर वो खुद जानता था कि ध्रुव ने उससे क्या कहा था। अंजुम ने अपने पापा को समझाते हुए कहा, ऐसा इसीलिए पापा क्योंकि उसके पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे, वो भी शायद मेरी सोच से कहीं ज्यादा। इसके बाद अंजुम ने अपने पापा को पूरी कहानी शॉर्ट में बताई। अंजुम की सारी बातें सुनने के बाद पापा की भी हवाइयां उड़ चुकी थी। वो डर के बोले, अभी कितना टाइम बचा है? केवल 15 मिनट पापा। अंजुम का जवाब सुनकर पापा तुरंत हरकत में आ गए। तुम एक काम करो, जल्दी से उसे कॉल लगाओ, तुरंत ध्रुव गिल को कॉल करो। पर अंजुम के अंदर अभी भी थोड़ा सा ईगो बाकी था। उसने डरते हुए कहा, पापा, क्या उसको कॉल करना सही रहेगा? क्या और कोई तरीका नहीं है? अंजुम के सवाल से पापा लगभग पागल हो गए थे। वो पूरी ताकत से चिल्लाकर बोली, उससे कॉल लगाओ और उससे रहम की भीख मांगो, गधे। अंजुम के लिए भी ये कोई नई बात नहीं थी।
आज तक शायद ही उसके पापा ने कभी उसे किसी के सामने सरेंडर करने को नहीं कहा होगा। इसका कारण था कि वो इस शहर में कई सालों से थे। उनकी जान पहचान भारत सरकार के कई मंत्रियों से लेकर लगभग शहर के सभी बिजनेसमैन से थी। उनके सारे बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स उन्हें छोड़कर जा चुके थे। सारे पुराने एम्प्लॉइज के जाने के बाद आगे बिजनेस करना मुश्किल होगा और एक दिन में कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ऐसे में ध्रुव चाहेगा तो कंपनी को आराम से खरीद लेगा। ध्रुव ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली थी। इस चाल से किसी भी बिजनेसमैन को खत्म किया जा सकता था और इससे उसे कुछ नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि भविष्य में वो कई गुना ज्यादा पैसे कमाएगा। अंजुम ध्रुव को फोन मिलाने के लिए जरा भी तैयार नहीं था। वो चुपचाप खड़ा सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे ऐसे खड़ा देखकर पापा ने फिर कहा, मैंने कहा उसे कॉल लगाओ और उससे रहम की भीख मांगो। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? अंजुम अभी भी बचने की कोशिश कर रहा था। पापा, क्या उस ध्रुव के पास सच में इतनी ताकत है कि लोहिया फैमिली को बर्बाद कर सके? तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। हमारी फैमिली बर्बादी की कगार पर खड़ी है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अगर कॉल न मिलाई तो दोबारा मुझे अपना बाप मत कहना। जब कोई चारा बाकी नहीं रह गया तो अंजुम ने फोन उठाया और गुस्से में ध्रुव को कॉल मिलाया। अंजुम ने फोन को अपने कानों के पास लगा रखा था और बेल जा रही थी। पापा, वो फोन नहीं उठा रहा है। पापा के कहने पर अंजुम ने बेमन से कॉल तो लगाया, पर ध्रुव फोन नहीं उठा रहा था। अंजुम के चेहरे पर डर, गुस्सा और कंफ्यूजन तीनों एक साथ दिख रहे थे। अंजुम ने पापा के कहने पर 10 बार कॉल लगाकर देख लिया था, पर ध्रुव फोन नहीं उठा रहा था। पर पापा उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। उनकी नजर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। कुछ देर बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस किसी और के हो सकते थे। पापा के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और दुख साफ देखा जा सकता था। वहीं सामने अंजुम खड़ा होकर सोच रहा था कि क्या ध्रुव सच में इतना ताकतवर था। पापा के अंजुम से नजर मिली तो अंजुम ने कहा, पापा, वो फोन नहीं उठा रहा है। पापा ने अपने सारे दुखों को समेटकर खुद को शांत करते हुए कहा, तो उसे मैसेज करो बेटा, उससे माफी मांगो। अंजुम को लगा जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। इतनी देर से उसे ये बात समझ में क्यों नहीं आई थी कि उसे मैसेज कर लेना चाहिए था। अंजुम ने फटाफट एक मैसेज लिखा, ध्रुव, कैलिफोर्निया मेरे पास है, मैं इसे तुमको वापस करना चाहता हूँ। मैसेज भेजते वक्त अंजुम अपने आप से बुरी तरह से नाराज था। उसे लग रहा था कि वो इस रेस को जीत रहा था, पर अचानक किसी ने उसे ट्रैक से बाहर कर दिया था। उसे पता नहीं था कि ध्रुव के सामने पूरा लोहिया खानदान कहीं टिक नहीं सकता था। पर अच्छी बात यह थी कि अंजुम को समझ में आ चुका था कि ध्रुव से उसका कोई मुकाबला नहीं था। उस दिन जिंदल फैमिली के सामने अंजुम को मुंह की खानी पड़ी थी और आज फिर से ध्रुव ने उसे उसकी हैसियत समझा दी थी। उधर मैसेज भेजने के बाद ध्रुव ने एंड में कॉल उठा ही लिया। क्या मिस्टर लोहिया बात कर रहे हैं? ध्रुव जानबूझकर अंजुम को प्रोवोक कर रहा था, पर अंजुम अपने आप को दबाकर बात कर रहा था। उसने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, ध्रुव प्लीज, अब बस करो, हम पर रहम करो, मैं कैलिफोर्निया वापस कर दूंगा। इसके बाद हम अपने अपने रास्ते पकड़ लेंगे। अंजुम की बात सुनकर ध्रुव ने उसे रोकते हुए कहा, देखो अंजुम, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। मैंने तुमको पहले ही समझाने की कोशिश की थी। मैंने तुमको लास्ट चांस भी दिया था, पर तुमने मेरा फोन काट दिया। अब देखते हैं कि हम लोग इस इशू को कैसे सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास कैलिफोर्नियम है, मेरे पास उसकी कीमत। ध्रुव बात बहुत ही पोलाइटली कर रहा था, इसलिए अंजुम को थोड़ी हिम्मत आ गई। देखो ध्रुव, मेरे पापा चीजों को ठीक करने के लिए पहल कर रहे हैं। क्यों ना हम लोग एक एक कदम पीछे ले लें और इस कहानी को यहीं खत्म कर दें। मैं तुम्हें कैलिफोर्निया वापस कर दूंगा और मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ। अंजुम की बातों से लग रहा था कि वो अभी भी ध्रुव को सीरियसली नहीं ले रहा था। ना ही अपनी फैमिली को बर्बाद होता हुआ देखकर उसे कोई खास फर्क पड़ रहा था। इसलिए ध्रुव ने उसे चुप कराते हुए कहा, मुझे तेरे जैसे बेवकूफ की माफी की कोई जरूरत नहीं, नहीं मुझे कैलिफोर्नियम की जरूरत है। तुम्हारा वेल विशर होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम सबको जाकर जिंदल फैमिली से माफी मांगनी चाहिए। उनके पैरों में लेटकर माफी मांगो जब तक वो तुमको माफ ना कर दें। ध्रुव की बात सुनकर अंजुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। ध्रुव, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। ध्रुव न केवल अंजुम को बल्कि पूरी लोहिया फैमिली को घुटने के बल चलकर जिंदल फैमिली के सामने माफी मांगने की बात कर रहा था। पर अंजुम की बात से ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, देखा अंजुम, मैं एरोगेंस की बात कर रहा था। सोचो जरा,
तुमने दोनों बहनों को अपने साथ रात गुजारने का ऑफर दिया था। अब मैं ये ऑफर तुम्हारी फैमिली को दूं तो तुम पर क्या बीतेगी? तुम सब घुटने के बल जाकर माफी मांग लो। इतना कहकर ध्रुव थोड़ी देर चुप रहा। वो अंजुम के जवाब का इंतजार कर रहा था। जब अंजुम ने कोई जवाब नहीं दिया तो ध्रुव ने आगे कहा, लगता है तुमको मेरी नेक सलाह पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, अब मैं इसे अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतनी देर से ललित शांत खड़ा ध्रुव और अंजुम की बात सुन रहा था। उसे समझ में आ गया था कि ध्रुव से डील करना आसान नहीं था। उसने तुरंत अंजुम के हाथों से फोन छीन कर कहा, ध्रुव, मैं समझ गया हूँ कि तुम बहुत पैसे वाले हो, मगर तुम लोहिया फैमिली को धमका नहीं सकते। हमारे सप्लायर और इन्वेस्टर को खरीद कर तुम्हें लगता है तुम हमारी फैमिली को ब्लैकमेल कर लोगे। हमारे पास इन परेशानियों से निपटने के और भी तरीके हैं। मैं इससे भी अच्छे सप्लायर ढूंढ कर लाऊंगा। मेरे पास टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। मुझे इन सबसे बाहर आने में कुछ दिन ही लगेंगे। तुम हमें बुली नहीं कर सकते। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा माफी मांगने और कैलिफोर्निया वापस करने को तैयार है, तो बात को यहीं खत्म कर दो। ललित लोहिया ध्रुव के इस एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज तक उसने ही लोगों को इस तरह से बुली किया था। वो अपने सामने अपनी लड़की को इस तरह किसी के हाथों का खिलौना बनते नहीं देख पाया। ध्रुव ने पहले जितनी ही शांति से जवाब दिया, अच्छा, तुमने कभी जादू देखा है? ध्रुव की बात ललित और अंजुम को समझ में नहीं आई। दोनों ने एक साथ पूछा, क्या? ये तुम लोगों के लिए एक सबक है। तुमने मुझसे जो कुछ भी लिया था उसे मैं सूद समेत वापस लेने जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे दिए टाइम में अब बस 10 मिनट ही बाकी हैं। तो चलो तुम लोग एक मैजिक शो देखो। ये मैजिक शो लोहिया फैमिली को धूल में मिला देगा। इतना कहकर ध्रुव ने फोन काट दिया। उधर अंजुम और ललित की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर अटक गई। स्क्रीन में आ रहे नंबर नीचे गिरने शुरू हुए और अगले ही पल नीचे गिरने की वो स्पीड बढ़ती ही चली गई। ध्रुव की कॉल खत्म होते ही निहाल ने ध्रुव का ऑर्डर माना और शेयर मार्केट में बैठे अपने लोगों को इशारा दिया। अगले ही पल लोहिया एंटरप्राइजेस और लोहिया फैमिली से जुड़े सभी स्टॉक के प्राइसेस नीचे गिरने लगे। थोड़ी देर में सब खत्म हो चुका था। कोई भी नहीं समझ पाया कि पिछले 2 घंटों में क्या हुआ था। लोहिया एंटरप्राइज की सालों की मेहनत केवल 2 घंटे में ही बर्बाद हो चुकी थी, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अनजान शख्स को छेड़ने की गलती कर दी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोहिया फैमिली की अपना कर्ज चुकाने की भी हैसियत नहीं रह जाएगी। इस लड़ाई को जीतने के लिए ध्रुव ने काफी पैसे खर्च किए होंगे, पर जैसे ही लोहिया फैमिली खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगी, ध्रुव इस कंपनी को वापस खरीद लेगा और जो भी उसने खर्च किया होगा उससे कहीं ज्यादा पैसा बना लेगा। ललित लोहिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का उसे इतनी बुरी तरह से मसल कर रख देगा। अंजुम ने स्क्रीन पर गिरते हुए लोहिया फैमिली के शेयर्स को देखकर कहा, पापा, अब हम क्या करें? सारी लोहिया फैमिली वहाँ ऑफिस में आ चुकी थी। सब एक साथ स्क्रीन को देख रहे थे। अंजुम जानता था कि पापा के बगैर वो कुछ भी नहीं है। उसने पापा से पूछा तो पापा को रियलाइज हुआ कि उसके पास एक रास्ता बचा था, जिसे समझने में उन्हें 5 मिनट लग गए। पापा ने कहा, और हम कर ही क्या सकते हैं? केवल एक ही रास्ता बचा है। अंजुम के पूछने पर ललित ने कहा कि वो रास्ता है जाकर जिंदल फैमिली से माफी मांगने का। इतना कहते ही ललित लोहिया अपने ऑफिस में गया और जाकर निशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसे ऐसा करता हुआ देखकर निशा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। अभी थोड़ी देर पहले वो दरवाजे के पीछे छिपी थर थर कांप रही थी और अंजुम फोन पर बिजी था। हालांकि अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था और ललित उसके सामने बैठा घुटनों के बल माफी मांग रहा था। ललित की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, निशा, मैं अपने लड़के की इस घटिया हरकत के लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अंजुम ने जब कहा कि उसके पापा इस तरह निशा के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वो निशा को धमका रहा था, उसे क्लास विंडो के सामने खड़ा कर अपने कपड़े उतारने को कह रहा था। बस आधे घंटे में उसके पापा निशा के पैरों पर पड़े थे। ललित लोहिया की नजर अंजुम पर पड़ी तो उसे धमकाते हुए बोले, इधर आ और निशा के पैर छूकर माफी मांग। ललित ने अपने लड़के को देखकर गुस्से में कहा। उनकी आंखें कह रही थी कि वो ही कारण है आज के इस दिन का। अंजुम के पास अब कोई और चारा नहीं था। कुछ देर पहले और अभी के इस नजारे में जमीन आसमान का अंतर था।
निशा कंफ्यूज थी कि आखिर चल क्या रहा है। कभी जिंदल और लोहिया फैमिली के बीच अच्छे रिश्ते थे, नहीं तो जिंदल फैमिली तृप्ति की शादी अंजुम लोहिया से कराने के लिए तैयार ना होती। अंजुम ने अपने आप को गाली बकते हुए कहा, निशा, ये सब मेरे इग्नोरेंस और बेवकूफी के कारण हुआ है। मुझे अब समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। इतना कहते ही अंजुम अपने आप को थप्पड़ मारने लगा। निशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव के कहने पर लोहिया जैसी पावरफुल फैमिली उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी। ललित ने अंजुम से कहा, यहाँ ऐसे मत बैठो, जाकर लोहिया फैमिली के सभी लोगों को बुला कर लाओ। ललित जानबूझकर इस तरह से बात कर रहा था। वो जानता था कि ऐसे बात करने से निशा उसे माफ कर देगी, क्योंकि अब लोहिया फैमिली का भविष्य निशा के हाथों में था। अभी अंजुम उठकर जाने ही वाला था कि निशा ने उसे रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अंजुम बहुत ही इमेच्योरली बिहेव कर रहा था, आपको उसे ठीक से समझाने की जरूरत है। निशा बहुत ही मैच्योरली बात कर रही थी। वैसे भी वो जिंदल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी और जिंदल फार्मा की सीईओ और ओनर थी। अंजुम ने उसे भले ही बुरी तरह से ट्रीट किया था, पर वो लोहिया फैमिली से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ सकती थी। उसे अभी पता नहीं था कि लोहिया फैमिली बर्बाद होने के कगार पर है। ललित ने तुरंत अंजुम को ऑर्डर दिया, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? जाकर निशा को घर छोड़ कर आओ, और आज के बाद जिंदल की हर परेशानी हमारी परेशानी होगी। नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा। हमारा सब कुछ बाद में, पहले देखना कि इन्हें कोई परेशानी ना आ रही हो। ललित अंजुम को समझाते हुए बोला, जिस पर अंजुम ने जवाब दिया, जी पापा। इसके बाद अंजुम निशा को लेकर चला गया। वहीं निशा अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या हुआ होगा। ये लोहिया इतने अच्छे तो नहीं थे। इसके बाद अंजुम ने ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव, हमने वैसा ही किया जैसे तुमने हमसे करने को कहा था। अंजुम की बात सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, तुम कुछ भी करो, मुझे बताने की क्या जरूरत? अंजुम ऊपर से तो शांत दिख रहा था, पर मन ही मन ध्रुव को भला बुरा कह रहा था। ध्रुव के बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ये सब बताऊंगा? फिर शांत आवाज में ध्रुव बोला, अब तुम प्लीज हमसे अपना कंट्रोल हटा लो। अंजुम ध्रुव से रहम की भीख मांग रहा था, पर ध्रुव पहले की तरह शांत था। तुम मुझसे क्या हटाने को कह रहे हो? ध्रुव की बात सुनकर अंजुम अब अपना धीरज खो चुका था। अंजुम ने जोर से टेबल पर दोनों हाथ मारते हुए कहा, ध्रुव, अब लोहिया फैमिली के साथ खेलना बंद करो, और आज के बाद तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। पर ध्रुव उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया कि जो मैं कहूँगा तुम वो करने को तैयार हो, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं लोहिया फैमिली को शांति से जीने नहीं देता। अंजुम ने जब ध्रुव की बात सुनी तो उसके मुंह से निकला, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अंजुम के पूछने पर ध्रुव ने जवाब दिया, देखो, मैंने तुम लोगों को एक अच्छी एडवाइस दी थी, मानो या ना मानो तुम्हारे ऊपर है। मेरी सलाह हमारे कल्चर, बिलीफ और हमारे संस्कारों के बेस पर थी, और बिजनेस को मैं बिजनेस की तरह देखता हूँ। लोहिया फैमिली का क्या करना है ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अंजुम गुस्से में चिल्लाया। तुम? ध्रुव ने उन सबको अच्छा बेवकूफ बनाया था। इतना सारा गिड़गिड़ाने का, जमीन में लौटने का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सारा ड्रामा बेकार गया। फोन कटने के बाद उधर निहाल ध्रुव से बोला, ध्रुव सर, एक्विजिशन प्लान अच्छा रहा। शुरुआत में लग रहा था कि आपने काफी पैसे खर्च कर दिए हैं, पर मुझे लगता है कि हमने 3 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। निहाल खुशी से ध्रुव की तारीफ कर रहा था। ध्रुव उन लोगों में से नहीं था जो दिल में कोई मैल रखे, ना ही उन लोगों में से था जिन्हें अपनी तारीफ पसंद हो। ये तो केवल अंजुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए करना पड़ा था। उधर निशा अपने घर पहुंच चुकी थी। जिंदल फैमिली टूटने की कगार पर थी। निशा की फार्मा कंपनी में जो कुछ भी हुआ उसने पूरी फैमिली को तोड़कर रख दिया था। उधर निशा के पहुंचते ही हाउसकीपर ने कहा, बड़ी दीदी आ गई। निशा ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छेड़ दिया हो। पर निशा ने आते ही पूछा, तृप्ति कहाँ है? क्या लोहिया फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है? निशा के पूछने पर हाउसकीपर ने बताया कि तृप्ति घर पर ही है और उसका मूड खराब है। निशा तृप्ति के रूम में आई तो देखा तृप्ति ने रो रो कर आंखें सुजा रखी हैं। निशा को देखते ही तृप्ति ने पूछा। जवाब में निशा ने बस अपने कंधे उचका दिए। निशा की समझ में नहीं आ रहा था कि तृप्ति को पूरी कहानी कैसे बताए। उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। निशा को लग रहा था कि आज जो हुआ वो उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। कोई ऐसा था जिसने लोहिया फैमिली के लिए बहुत अच्छे से जाल बिछाया था और वो जीता भी था। निशा ये भी जानती थी कि वो जो भी था वो जिंदल फैमिली से नहीं था,
क्योंकि जिंदल फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो लोहिया को ऐसे धूल चटा सके। निशा के दिमाग में जिस एक शख्स का नाम आ रहा था वो था ध्रुव गिल। मगर ध्रुव ये सब कैसे कर सकता है, ये बात निशा की समझ में नहीं आ रही थी। ध्रुव का नाम दिमाग में आते ही निशा ने तृप्ति से पूछा, अरे हाँ तृप्ति, तुम्हारे और ध्रुव के बीच क्या चल रहा है? ध्रुव का नाम सुनते ही तृप्ति का मूड खराब हो गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद तृप्ति ने कहा, ध्रुव, हमारे बीच कुछ नहीं है। मुझे लगता है आभा सही कह रही थी। ध्रुव वो पाना चाहता है जिसके वो लायक ही नहीं है। तृप्ति की बात सुनकर निशा कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से कुछ निकला नहीं। इसके अलावा निशा की तरफ से अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होता। उसे खुद कुछ पता नहीं था आज क्या हुआ था, इसका असर पूरी दिल्ली पर पड़ेगा। लोहिया एक बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली थी। किसी ने उसे घुटनों पर ला दिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये ऐसी बात थी जिसे निशा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती थी। उधर लोहिया एंटरप्राइजेस के ऑफिस में ललित और अंजुम गुस्से में फुफकार रहे थे। अंजुम गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, पापा, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। ललित उससे भी ज्यादा गुस्से में था। उसे आज तक इस तरह से किसी ने बुली नहीं किया था। ललित गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, हम इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ेंगे। दिवाली आने वाली थी, इसलिए ध्रुव दोपहर भर बैठकर लोहिया फैमिली के सारे एसेट्स को देखकर अपना हिसाब किताब लगाता रहा। ध्रुव को जल्दी घर जाना था। वहीं यूनिवर्सिटी के एक कॉफी शॉप में कार्तिक और जास्मिन बहुत समय के बाद मिले। कार्तिक ने जास्मिन को बहुत जरूरी काम से बुलाया था। जास्मिन, बहुत दिनों बाद मिले, तुम कैसी हो? जास्मिन कार्तिक को देखकर मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक दर्द था। कार्तिक, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो? आजकल कॉलेज क्यों नहीं आते? जास्मिन ने कार्तिक को देखा तो सवालों की झड़ी लगा दी। मुझे सब पता चल गया है। उस दिन क्या हुआ है। मैं ध्रुव के बारे में बात कर रहा हूँ। वो शहर के सबसे महंगे होटल में आता जाता है। मैं उसका कई दिनों से पीछा कर रहा हूँ। कार्तिक ने जास्मिन को पिछले कई दिनों में ध्रुव के सभी कामों के बारे में बताया। उसकी आवाज में कमजोरी थी जिसमें गुस्सा भी भरा हुआ था। कार्तिक की बात सुनकर जास्मिन हैरान रह गई। ध्रुव जैसा अंडरडॉग अचानक से इतना पैसे वाला कैसे हो गया? जास्मिन को लग रहा था कि ध्रुव अपनी जिंदगी में किसी तरह सक्सेसफुल हो गया था। सफल? उसने मेरे पापा से उनका सब कुछ छीन लिया। उसने मेरी फैमिली, मेरा घमंड, सब कुछ तबाह कर दिया। उसने पापा को जेल भिजवा दिया। ध्रुव ने अपने पैसे के दम पर सब कुछ खरीद लिया। बताते बताते कार्तिक की आंखें गुस्से में जलने लगती हैं। कार्तिक, आई एम सॉरी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। जास्मिन और कार्तिक उस दिन के बाद आज मिले थे। जास्मिन कार्तिक के जाने के बाद कुछ छोटे मोटे काम कर रही थी और कार्तिक लोगों की दया पर जिंदा था। वो जानता था कि सारी मुसीबत के पीछे ध्रुव का ही हाथ था, इसलिए कई दिनों से ध्रुव का पीछा कर रहा था और आज जास्मिन को उसने इस सिलसिले में मिलने के लिए बुलाया था। पर मुझे पता है और मैं और कुछ जानता हूँ। ध्रुव के पास काफी पैसा है, पर इसके बावजूद भी वो एक फूल है। उसके पास पैसा है लेकिन उसमें दिमाग नहीं है। वो अपने पैसों को हमेशा के लिए बनाए नहीं रख पाएगा। मैं आज भी वही कार्तिक हूँ। उससे मेरा कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुम साथ दो तो हम उससे अपना बदला ले सकते हैं। बताते बताते कार्तिक की आंखें चमकने लगी। वो जास्मिन के करीब आकर बोला, जास्मिन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहो तो हम उस सोने के मुर्गे से अपना खोया हुआ सब कुछ पा सकते हैं। तुम्हारी होशियारी और तुम्हारा चार्म उसे तुम्हारे पास ला सकता है और मैं तुम्हें पीछे से बताता रहूंगा कि आगे क्या करना है। कार्तिक की बात सुनकर जास्मिन शुरुआत में मना कर रही थी, पर बाद में कार्तिक की बात मानकर उसके प्लान में शामिल हो गई। पर कार्तिक, हमें बहुत संभल कर काम करना होगा। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जास्मिन कार्तिक को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर कार्तिक को अपने फुल प्रूफ प्लान पर कोई शक नहीं था। जास्मिन, इस बारे में सोचो कि अगर हम ध्रुव को अपनी ओर बुलाने में सफल रहे तो अपना सब कुछ बदल सकते हैं। हम उससे सब कुछ वापस ले सकते हैं जो उसने हमसे छीना है। उधर यूनिवर्सिटी में दिवाली की छुट्टी अनाउंस कर दी गई थी और अगले दिन ध्रुव अपने घर के लिए निकल चुका था। इस बात से अनजान कि कोई उसका पीछा कर रहा था। अपने घर पहुंचकर शाम को जब ध्रुव अपने घर के पास ही टहल रहा था, तभी किसी ने उसे बुलाते हुए कहा, कॉलेज जाने के बाद अपने पुराने दोस्तों को तो नहीं भूले ना ध्रुव? ध्रुव ने देखा एक खूबसूरत सी लड़की सामने खड़ी थी।
उसने कभी ध्रुव को लव लेटर लिखा था जिसमें उसने 100 जगह गलतियां की थी। ध्रुव उसका लेटर पढ़कर हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। तब ध्रुव अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहता था और आज रिनी को सामने देखकर ध्रुव को अफसोस हो रहा था कि उसने केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। अगर रिनी पर ध्यान दिया होता तो बात कुछ और होती। रिनी और ध्रुव क्लासमेट्स थे। रिनी ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और फिर जॉब करने लगी। अभी उसे देखकर लग रहा था कि वो अच्छा कमा रही थी। रिनी बार बार ध्रुव की पढ़ाई को लेकर खुशी जता रही थी कि तुम्हारे जैसा लड़का आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। मन ही मन रिनी कह रही थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए तो कौन सा तीर उखाड़ लिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने तो 12th के एग्जाम भी नहीं दिए, आज लोहिया एंटरप्राइजेज में सुपरवाइजर है।